आज हम इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस पूरे यूट्यूब पर। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे हमारे बेसिक्स को, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक्स है वो रिवाइज करेंगे ताकि आपको वापस जाकर कोई और वीडियो देखना ना पड़े। रेंज का हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, क्योंकि भाई वो वाई कॉम्पोनेंट है और वाई कॉम्पोनेंट में आपका ग्रेविटी एक्ट करता है ना। आर की वैल्यू अलग है, क्या वैल्यू है आपकी 2u² sin थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा है सर। याद रखेगा कि हम नीट के खिलाड़ी और नीट खेल में निकलते हैं। हे गाइस, हाय, वेलकम टू नीटेक्स एंड दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है मेरी जिंदगी? आज हम इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, आज हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई इस सेशन में आपको देखना क्या। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे हमारे बेसिक्स को, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक्स है वो रिवाइज करेंगे ताकि आपको वापस जाकर कोई और वीडियो देखना ना पड़े। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो फॉर्मूलास है जो हमें याद रखने चाहिए आज के इस डेरिवेशन के लिए, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है और उसके एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से डिफरेंस क्या होती है। जब ये दो बेसिक्स आपके हाथ में आ जाते हैं ना, उसके बाद जो हम डेरिवेशन करेंगे इंक्लाइंड प्लेन का, उसमें भाई साहब मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना स्मूथ ट्रांजिशन आज का, इतना स्मूथ फ्लो है कि आपको लगे कि भाई ये तो पानी की तरह बहते जा रहा है, मजा आ गया एकदम। ठीक है, फिर हम इस डेरिवेशन से रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको करेंगे, जो आपके नीट में, जेई में, आपके 11th एग्जामिनेशन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आप देखोगे सर एक और डेरिवेशन दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन डेरिवेशन एक और दिया हुआ है। ये कौन सा डेरिवेशन है? एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन में दो डेरिवेशन होते हैं। एक डेरिवेशन होता है जो जब जैसे आपका इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप नीचे से ऊपर छोड़ सकते हो, यानी कि डाउन टू टॉप। और दूसरा होता है जब आप ऊपर से भी नीचे छोड़ सकते हो ना प्रोजेक्टाइल को, तो टॉप टू डाउन होता है। तो हम दो डेरिवेशन आज करेंगे, दोनों आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डाउन टू टॉप आपका पहला वाला होगा, उसके बाद जो डेरिवेशन होगी यहाँ पर वो आपका होगा टॉप टू डाउन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन टू टॉप और टॉप टू डाउन। दोनों केसेस आपको आपके नीट में भी, जेई में भी और आपके क्लास 11th के एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे आपको। ठीक है, और आपके प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपके कोचिंग में आते रहेंगे जरूर। फिर इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम करेंगे। फिर आज जो भी हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं, जो भी फॉर्मूलाज हम सीख रहे हैं, आपके अच्छे के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला शीट एक बना देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखो। बताना चाहता हूं कि आज जो भी सेशन होगा उसका पूरा का पूरा नोट्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। हर सेशन का नोट्स आपको वहीं मिलता है। उस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जुड़ जाइएगा ताकि ऐसे अमेजिंग सेशंस मिस ना हो। ठीक है बेटा, चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और याद रखेगा कि हम नीट के खिलाड़ी और नीट खेल खेल में निकाल देंगे। शुरू करें फिर आज का सेशन, चलिए। ठीक है बेटा, चलो अब सबका ध्यान यहां पर होगा, कोई यहां वहां नहीं भटकेगा। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जब वो दो प्लेन्स में जाता है। एक होता है आपका एक्स एक्सिस वाला प्लेन, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस वाला प्लेन होता है। हाँ, ये आपका एक्स एक्सिस वाला प्लेन हो गया। दूसरा फिर आपका होता है वाई एक्सिस वाला प्लेन, है ना, ये एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाई एक्सिस वाला हो गया। तो जब प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब वो एक्स और वाई दोनों में जाता है, 2D मोशन है ना, इसलिए अगर सीधा सिर्फ एक्स में जाता तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन होता, वन डायरेक्शनल मोशन होता, जो आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। सिर्फ वाई एक्सिस में होता तो अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट होता, अगेन इन वन डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल तब होती है जब वो 2 डायरेक्शन में जाता है। जैसे आप देख सकते प्रोजेक्टाइल हमेशा ऊपर भी जाता है और सामने भी जाता है, तो दोनों डायरेक्शन में हो गया। अब ये जो एंगल बनाता है आपके एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है क्योंकि ये नोमेनक्लेचर का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बाद में जाकर। ठीक है, तो भूलना बिल्कुल नहीं। अब इसी में अगर हम देखेंगे, ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, अब क्योंकि ये दो प्लेन्स में जा रहा है, एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो भी दो डायरेक्शन में होंगे। तो ये u ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जा पा रहा है ना, इसी वजह से तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जा पा रहा है कि नहीं? तो ये जो कंपोनेंट होता है जो थीटा के साथ लगी हुई होती है, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा, जो भी आपका कंपोनेंट वेक्टर का थीटा के साथ लगा हुआ होगा वो हमेशा कॉस वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर साइन बन जाएगी। इसको छोटी छोटी चीजें याद रखना। तो ये हो गया आपका u कॉस थीटा।
और ये इसका ऑपोजिट जो परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा आपका u sin थीटा। तो u sin थीटा आपका y डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आपके इस वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब u sin थीटा को हम u y भी बोल सकते हैं और u cos थीटा को हम u x भी बोल सकते हैं। सो वेलोसिटी इज कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इज कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। आज हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पूरा सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इस पूरे x डायरेक्शन में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल आपने यहां से छोड़ा, पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर किया x डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और इसकी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है, ये जो हाइट होती है इसको हम h कहते हैं, हाइट, करेक्ट। एंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू एक्चुअली लॉन्च एंड देन रीच इट्स डेस्टिनेशन, जो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट t कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें इनके जो फॉर्मूलाज है उनको हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t का जो फॉर्मूला था वो था 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, यानी कि 2 इंटू वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट अपॉन g। इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं तो t की फॉर्मूला क्या बन जाती है? 2u sin थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। अब इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन के डेरिवेशंस करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही प्यार से कि भाई कितने सिमिलर है ये फॉर्मूलाज, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन जो जनरल फॉर्मूलाज है जिनकी आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, इनफैक्ट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ये मेरे ख्याल से भाई तीसरा कुछ लेक्चर है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत वेरिएशंस कर लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा फोकस कर रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हमने ढासू सवाल भी किए हुए, 10 PYQs भी किए हुए बढ़िया से एकदम। उस सेशन को भी देख लेना, सारा का सारा सेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको एक भी सेशन मिस मत करना बेटा, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। अब यहीं पे अगर मैं आगे जाता हूं तो हमारे पास इसमें अगर आपने क्या देखा, इसमें वाई कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है बेटा? वाई कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक्स वाला कॉम्पोनेंट नहीं दिख रहा। ये छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारा हाइट का। हाइट का अगर आपको याद हो, हाइट का भी जो बेसिक फॉर्मूला था वो आ गया था आपका 2u/² अपॉन 2g, सॉरी 2u/y नहीं है, हाँ u/² अपॉन 2g, ठीक है, u/² अपॉन 2g। तो ये क्या बन जाएगा आपका? h इज इक्वल टू u/² क्या है भाई? u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका h का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो हाइट इज u/² अपॉन 2g का फॉर्मूला है, जिसमें अगेन x कंपोनेंट नहीं है। तो इस फॉर्मूला में भी हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं दिख रही है, यानी कि जो आपका रेंज का फॉर्मूला है, सॉरी जो आपका हाइट का फॉर्मूला है और जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ये दोनों x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, x एक्सिस पे x के कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना प्लीज, सभी के भी नोट डाउन कर दीजिए। बोथ ऑफ दीज डू नॉट डिपेंड अपॉन x कंपोनेंट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना। अब एक ही चीज इन तीनों चीजों में, हाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट में और रेंज में, जो डिपेंड करती है x पे, वो सिर्फ और सिर्फ रेंज है। क्योंकि रेंज जो होता है वो x डायरेक्शन में होता है ना, जो x डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है प्रोजेक्टाइल की, उसी को हम रेंज कहते हैं। और रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, बन जाता है आपका ux यहां पर हम, हाँ मतलब ux ui अपॉन g था, मैं लिख देता हूं पे 2ux uy अपॉन g था। इसमें अगर हम ux और uy का फॉर्मूला डाल देते हैं तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है u² साइन 2 थीटा अपॉन g। ये बन जाती है आपकी रेंज की फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अगर हम ux के बदले u cos थीटा डालेंगे, uy के बदले u sin थीटा डालेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आपका u² साइन 2 थीटा अपॉन g बनता है। इसका डेरिवेशन हमने बहुत बार किया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छा, तो इस फॉर्मूला में x का कंपोनेंट आता है, इसलिए ये x कंपोनेंट, इसलिए ये x पे भी डिपेंडेंट है। इनफैक्ट रेंज जो है वो y पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि रेंज सिर्फ ये नहीं होते ना, रेंज ये होती है, मतलब प्रोजेक्टाइल का रेंज जो होता है वो y कंपोनेंट में डिपेंड होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ मतलब ऐसे डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वन डायरेक्शनल मोशन हो जाएगा। रेंज तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो y पे भी डिपेंड करता है, वो x पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो वहीं गिर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। समझ रहे हो ना बात? y डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंपोनेंट, ठीक है बेटा। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें मैंने लिख दी है, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, कर दिया नोट डाउन, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है।
मुझे लगता है कि इस साइड पे थोड़ी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है रोशनी की, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। कम हो गया? थोड़ा सा कम हो गया ना? ठीक है, रिफ्लेक्शन आ गया इसलिए। ठीक है बेटा, आपकी पढ़ाई में कोई भी नुकसान नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन और कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये पहला पार्ट समझ लिया, दूसरा पार्ट समझेंगे, उसी के बाद वो कंबाइन हो पाएगा। अगर पहले पार्ट में इशू है, अगर आपको इसके बाद भी मतलब समझ नहीं आई चीजें, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का सेशन जरूर देखिए मेरा। ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये आप यहां पर पूरे अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम समझते हैं कि भाई इंक्लाइन प्लेन में ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे अगर हम माने, दोबारा अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो यू आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, यू उसकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस में, ये आपका हो गया वाई एक्सिस में। इसका आपको पता है कि एक एक्स का कंपोनेंट होगा, इसका एक वाई का कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा बन जाती है ना। इसमें हमने एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंगली सीखी थी कि आपका जो एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो a इज इक्वल टू ए एक्स डायरेक्शन में जीरो होती है। इसी वजह से पूरे एक्स डायरेक्शन में जो भी आपकी यू एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि यू कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, जो पूरे एक्स डायरेक्शन में होती है ना, ये जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है आपके प्रोजेक्टाइल की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। भाई जब आपकी वेलोसिटी बदलेगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा ना, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, आपकी एक्स डायरेक्शन में वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमारी जो वाई कंपोनेंट में वैल्यू, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि भाई वो वाई कंपोनेंट है, और वाई कंपोनेंट में आपका ग्रेविटी एक्ट करता है ना। आपका जो वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी एक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन में वो वर्टिकल फोर्सेस काउंट नहीं होते। इसको क्यों याद, क्यों भाई आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वर्टिकल फोर्सेस एक्ट नहीं करते, क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में वर्टिकल फोर्सेस का कोई काम नहीं होता, वो माने ही नहीं जाते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको माना जाता है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो उसमें जो भी चीजें हैं वर्टिकल, उनकी बात मानी जाएगी। तो जब वर्टिकल आपका मोशन होता है, सिर्फ वर्टिकल माना जाता है, तब ग्रेविटी की उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है नीचे की तरफ, है ना। तो हमने माना था ठीक है सर, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो यू वाई पे एक्सेलरेशन है, और वो कितनी है एक्सेलरेशन, वो जी है। और क्योंकि वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हम माइनस जी ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज देयर इन दिस पार्टिकल, इन दिस प्रोजेक्टाइल, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने मान लिया माइनस जी। क्योंकि एक्सेलरेशन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तभी तो आपका प्रोजेक्टाइल उड़कर वापस आता है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता तो उड़कर ऊपर कहीं और चला जाता रॉकेट की तरह, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी हो जाती है। इसी वजह से यू वाई जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये था आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की चीजें जो हमने सीखी हुई है। लेकिन अब हम जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, तो बेटा ये है आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, और आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इसके ऊपर से ऐसे लॉन्च हो रहा है। तो प्लेन के साथ जो आपकी प्रोजेक्टाइल की एंगल होगी वो तो थीटा बन जाएगी। ठीक है, हमने बताया ना, जो आपके प्रोजेक्टाइल की एंगल है इंक्लाइंड प्लेन के साथ वो थीटा है। प्लेन के साथ जो प्रोजेक्टाइल की एंगल है वो थीटा रहेगी, उसको बदलते नहीं है, सेम रखते हैं। क्योंकि आपने इसके पहले भी सारे फॉर्मुलास में प्रोजेक्टाइल का जो एंगल होता है प्लेन के साथ, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या इंक्लाइंड प्लेन हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको थीटा रखते हैं। और मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में थीटा ही अज्यूम किया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत यूट्यूब में देखा कि भाई उल्टा हो जाता है एंगल्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेरे हिसाब से थीटा ही अज्यूम करिए, जो आपका प्रोजेक्टाइल का एंगल है थीटा, वही रखते हैं, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हो। ठीक है बेटा, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स मुझे जरूर बताना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो इससे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम फॉर्मुलास लिखेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई कितना सही कर दिया सर आपने, थीटा को थीटा ही रख के ना सारी कंफ्यूजन मिटा दिया आपने, ये आपको लगेगा, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, तो ये थीटा हो गया। अच्छा, तो फिर इस एंगल को हम क्या मानेंगे? ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसको हम अल्फा मानेंगे। कुछ भी मान सकते हो यार, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा मान लें, क्योंकि मेजॉरिटी कन्वेंशनल और बुक्स में अल्फा अज्यूम किया गया, तो अल्फा मान लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हो गई अल्फा। तो सर इसमें क्या इशू है, ये सेम चीज यहां पर क्यों नहीं अप्लाई होती?
इसलिए नहीं अप्लाई होती क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है। क्या हो जाएगा सर इंक्लाइंड प्लेन से? ध्यान से देखना बेटा, बहुत कुछ हो जाता है, ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर घपला हो जाएगा। क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लो उसका सेंटर पे, इसका जो इस इंक्लाइंड प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे मान लीजिए। अब इसकी ये जी जो है वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप देखोगे कि जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से लॉन्च किया जाता है ना, हमने तो अज्यूम किया था कि भाई सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी आपकी जी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है जी। क्यों हो सकती है एक्स डायरेक्शन में जी? क्योंकि ये देखिए, ये आपका ग्रेविटी सीधा नीचे की तरफ है, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो बेसिकली जी के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन था और ये एक्स एक्सिस था, इसी वजह से इसके हमने दो वेक्टर्स बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। तो वैसे ये जी है हमारा। अब देखिए, लेकिन ये भाई ये प्लेन ही भाई थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसका भी बन जाएगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो इसी वजह से ये जो जी है हमारा, इसके दो कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, एक होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी सर जी ऐसी बात है। तो अगर ऐसा है, एक होगा प्यारा सा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जी का, ठीक है, जो अलोंग द प्लेन है, और दूसरा होगा इस प्लेन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस प्लेन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस प्लेन का अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट। ठीक है, अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, इसके साथ आपकी बन रही है थीटा यहां पर, ठीक है, इसके साथ आपकी क्या बन रही है, यहां पर थीटा बन रही है, थीटा नहीं भाई अल्फा बन रही है, थीटा कैसे बोल दिया मैंने, थीटा तो ऊपर है ना, हाँ, इसके साथ जो एंगल बन रही है ये आपकी अल्फा बन रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका, जो भी एंगल के साथ बना होता है, जो भी आपके वेक्टर के एंगल के साथ बना होता है, मैंने क्या बोला था, वो कॉस बन जाती है, तो ये वाली बन जाएगी आपकी जी कॉस अल्फा, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द प्लेन निकल रही है, ये क्या बन जाएगी आपकी जी साइन अल्फा। दिस इज द वेरिएशन व्हेन इट कम्स डाउन टू योर इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी आप देखोगे, अच्छा तो सर अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो यहां पर डिफरेंस क्या हुआ? बात बन नहीं रही। बात इसलिए नहीं बन रही बेटा, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं हमारे इंक्लाइंड प्लेन की, हमें यह अज्यूम करना होता है दैट द inclined plane is the x axis। है सर, बस खेल वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर मैंने मान लिया कि ये मेरा जो इंक्लाइंड प्लेन है यही मेरा x एक्सिस है, तो मेरे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती है, डिराइव करने में, फॉर्मुलाज बनने में बहुत सिंपल हो जाती है। तो ये मेरा x एक्सिस बन गया, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो भी मैं एक्सिस बना दूंगा वो मेरा y एक्सिस बन जाएगा। x एक्सिस का 90 डिग्री पे जो एक्सिस होती है y एक्सिस बन जाती है। बात समझ रहे हो? अच्छा ये खेल है। तो हमने क्या किया, हमने हमारा जो एक्सिस था उसको अल्फा डिग्री से टर्न कर दिया, डिग्री अल्फा ना भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमारा जो एक्सिस था उसको हमने अल्फा डिग्री से टर्न कर दिया, समझे? ओके। अब क्या हो रहा है कि भाई u है, अब मैं u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा तो ऐसे बनेगा ux, वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा तो ऐसे बनेगा uy। तो आप देख सकते हो कि भाई uy है ना, हाँ, तो आप देख सकते हो कि भाई uy के साथ ये uy ऐसे परपेंडिकुलर, और देखो g cos अल्फा परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स यहां पर दो हो गए। uy पे यहां पर भी वर्टिकल कंपोनेंट था, क्या था, माइनस जी का, है ना, एक्सेलरेशन माइनस जी का था, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है भाई, uy तो सेट है, तो uy के साथ आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया, तो ठीक है, y डायरेक्शन में आपका एक और फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है वहां पर नेगेटिव, ठीक है, और ये नीचे की तरफ से इसको माइनस जी कॉस अल्फा ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव। लेकिन साथ ही साथ ux पे पहले देखो एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन अब ux इस डायरेक्शन में है, और देखो g sin अल्फा इस तरफ है, देयर इज अ g sin अल्फा हियर, तो ux के साथ आपका अभी एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है इन दी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसको भी नेगेटिव ले लेंगे, तो आप देखोगे भी अब x डायरेक्शन में भी एक आ चुकी है एक्सेलरेशन इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। अभी इन सारी चीजों को भूल जाओ,
मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। अब खुद सोचिए, अगर एक लेवल्ड प्लेन है, लेवल है, मैंने यहां से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका 45 डिग्री से मान लीजिए, तो ये जाएगा और ऐसे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था, ना ही सामने की तरफ ना ही पीछे की तरफ। तो हुआ क्या, प्रोजेक्टाइल जैसे जानी चाहिए थी वे जा के यहां पे गिर गए। लेकिन जैसे अभी मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, जैसे मैंने इसको भी ऐसे इंक्लाइन कर दिया, अब मैं अगर प्रोजेक्टाइल को छोड़ता हूं तो आप सोचकर बताइए, क्या ये ज्यादा दूर जाएगी या ये कम दूर जाएगी? क्योंकि अब अभी भी मेरा एंगल 45 डिग्री है, मैं अभी भी इसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करूंगा। अब ये जो मैंने छोड़ रहा हूं, ये ज्यादा दूर जाएगी या कम दूर जाएगी? कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि सर अब क्योंकि ये इंक्लाइंड हो गया है, दूरी कम हो जानी चाहिए। दूरी क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी अब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। जब ये उड़ रहा है ऐसे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पीछे की तरफ खींच रहा है, रुक जा भाई रुक जा, पहले ऐसा नहीं था, अब यहां पर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी आपका ग्रेविटी खींच रहा है ऐसे, तो ओके 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 ओके, यहां जा रहा था, यहां, समझ गए? तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई है ना। अच्छा, तो अब चीज समझ में आ गई। बेसिकली हमने जो नेक्स्ट पार्ट है कंबाइन कर ही लिया है, बट ठीक है, आपको आइडिया लग गया ना। तो ये है आपका इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट। इसमें याद क्या रखना है कि भाई पहले ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ आपके वाई डायरेक्शन में ही ग्रेविटी थी माइनस जी की। अब क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन है, ग्रेविटी के दो पार्ट्स बट गए हैं, एक आपका हो गया जी कॉस अल्फा, एक आपका हो गया जी साइन अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी जी कॉस अल्फा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगी जी साइन अल्फा, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। तो अज्यूम इंक्लाइन प्लेन इज इन दी एक्स एक्सिस, ये आपको ठीक याद रखना है। चलिए अब हम अपना डेरिवेशन करते हैं। अब देखो चीजें कितनी आसान लगेगी, आपको लगेगा बस इतना ही था डेरिवेशन, अरे ब्रो यस, ठीक है। चलो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको समझ आ गया होगा बढ़िया से एकदम, है ना। सबसे इजी लग रहा होगा, आई एम होपिंग, पूरे यूट्यूब पर। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन डेरिवेशन, ठीक है। वही सेम चीज अभी हम वही सेम चीज समझेंगे जो अभी हमने सीखा कि भाई हमारा प्यारा सा एक इंक्लाइन प्लेन है। चलिए ये इंक्लाइन प्लेन हमने बना दिया, ठीक है, जो किस एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, अरे रुक जाओ, थोड़ा दूर लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा के डिग्रीज पर है, अल्फा एंगल पे है वो, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा प्रोजेक्टाइल जो, तो अभी हम कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं भाई? अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं डाउन टू टॉप वाला। कौन सा कर रहे हैं? डाउन टू टॉप, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से छोड़ा है with initial velocity u at an angle theta। ये प्रोजेक्टाइल जाएगी और यहाँ अटकेगी। ये होगा आपका हाइट h, है ना। ये होगा आपका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, बढ़िया। फिर आपका रेंज होगा, ठीक है। फिर हमने अभी सीखा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन को ही एक्स एक्सिस मानेंगे और उसके 90 डिग्रीज पे वाई एक्सिस होगा। तो जाहिर सी बात है इनका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारा जो u का एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट है वो क्या होगा? वो होगा ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा। सेम रखेंगे, नोमेनक्लेचर को सेम रखेंगे यहाँ पर। फिर आपको जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो होगा uy, जिसको हम लिखेंगे u sin थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है तो इसकी थोड़ी वाट लगेगी जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा g का कंपोनेंट आएगा, g का कंपोनेंट अलोंग दी क्या कहते हैं, ये हो गया g माइनस जी। तो g का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे g साइन थीटा, है ना, माइनस जी साइन अल्फा, सॉरी। और ये आपका हो जाएगा जो परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन के साथ माइनस जी कॉस अल्फा। हो गया हमारी चीजें, सब चीजें होगी, सारी चीजें होंगी। मल्टीपल कलर से लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या भाई, अभी डिराइव करना है भी चीजें। अरे अच्छा, तो डिराइव करने के लिए अभिषेक सर ने क्या क्या बताया था? डिराइव करने के लिए अभिषेक सर ने कुछ चीजें लिखवाई थी यहाँ पर कि यार देखो, टाइम जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करने के लिए हमें सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट लेना है, कुछ और नहीं लेना। हाइट डिराइव करने के लिए हमें सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट लेना है, ठीक है। मतलब हम सिर्फ अभी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में देखेंगे टाइम निकालने के लिए और वाई निकालने के लिए।
जब हमें रेंज निकालना होगा तब हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, ये हमने अभी नोट डाउन किया था। तो अभी हम जाएंगे वापस यहां पर। चलो अभी हम बात करते हैं इन वाई डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमें टाइम और हाइट निकालना है जो सिर्फ वाई डायरेक्शन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन वाई डायरेक्शन अगर मैं देखूं, अगर मैं इन वाई डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर ना एक्स और वाई का एकदम प्रॉपर कॉम्पोनेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए बढ़िया से, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताऊं तो मेरा यू एक्स एक आता है, आपका यू एक्स का कॉम्पोनेंट एक है जो है आपका यू कॉस थीटा। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में क्या चीज है यहाँ पर, हाँ सर ये आपका एक्सेलरेशन है, देखो एक्स डायरेक्शन में तो ए एक्स है मेरा माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, बराबर, और कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, बढ़िया। अब वहां पर वाई देख लेते हैं, वाई आपका यू वाई जो है, जो वाई डायरेक्शन में है, अगर मैं देखूं तो कितना है, यू साइन थीटा। और आपका एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन है, हाँ बिल्कुल है यार, एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन माइनस जी कॉस अल्फा है, माइनस जी कॉस अल्फा है, बराबर है। ठीक है, ठीक। अब डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहां पर, वैसे ही चीजें यहां पर थोड़ा सिंपल बनाते हैं डायग्राम को, ताकि आपके डेरिवेशन में और आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सीधा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई सीधा कर दिया। ये आपका हमने प्लेन बना दिया, ये x है, ये y है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। ठीक है, मैंने बना दिया। हमारा प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल को वगैरह को छोड़ दो, गोली मारो। ठीक है, हमें पता है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। और हमें ये भी पता है कि भाई आपके एक्सेलरेशन भी है दोनों डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो है माइनस जी कॉस अल्फा, और जो आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो है माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, अब मुझसे पहली बात बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये कि यार सर ये कैसे याद रखें, याद करने का कोई तरीका है क्या? देखो यार, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा आपको ऑलरेडी याद है। एक्सेलरेशन में एंगल्स उल्टे हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उल्टे हो जाएंगे, वहां साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर साइन थीटा है, उसका ऑपोजिट साइन कॉस अल्फा है, और यहाँ पर कॉस थीटा उसका ऑपोजिट साइन अल्फा है। मैं भी ऐसे याद रखता हूँ, मैं कौन सा सुपर ह्यूमन हूँ। ठीक है, ऐसे है। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे तो अगर मैं इसी को x मान लेता हूं, अगर मैं इसी को x मान लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज स्टिल जीरो, है ना। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज स्टिल जीरो, sy इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका जो रेंज है, आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो सीधा उड़कर नीचे यहाँ पर गिर जाता है, x में गिर जाता है, x से उठता है, x में गिर जाता है, तो y डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और आपका जो x डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तो भाई रेंज ही है, पता ही है आपको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये कॉम्पोनेंट्स आपके। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो अभी हम लेंगे सिर्फ यहाँ पर इन y डायरेक्शन। क्यों लेंगे सर यहाँ पर हम सिर्फ y डायरेक्शन? हम यहाँ पर इन y डायरेक्शन इसलिए लेंगे क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि यार सब जगह टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के में सिर्फ y कॉम्पोनेंट है, तो सिर्फ y कॉम्पोनेंट, सिर्फ y डायरेक्शन अज्यूम करते हैं ना। x कॉम्पोनेंट रेंज में आता है तो x डायरेक्शन वहां पर अज्यूम करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ y डायरेक्शन है तो y डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको उस वक्त इसको डिटेल में लिखवाया था। तो अगर मैं इन y डायरेक्शन की बात करता हूं, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों? क्योंकि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में जब टाइम डिराइव करना था, हमें अभी पहले क्या डिराइव करना है, टाइम डिराइव करना है। जब टाइम डिराइव करना था तब भी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, तो यहां पर भी वही करेंगे। अलग क्यों करना डेरिवेशन? डेरिवेशन सब जगह सेम है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सिर्फ y डायरेक्शन के लिए है तो सब जगह y लगा देंगे, एस वाई यू वाई ए वाई। टी के सामने y मत लगाना, टी का डायरेक्शन नहीं होता है ना। ठीक है ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या है सर, जीरो है। यू वाई कितनी है भाई? अच्छा यू वाई डालने से पहले इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, यू वाई टी, और आपका ये प्लस जो है माइनस बन जाना चाहिए क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में कितना है भाई, माइनस जी कॉस अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा, और ये टी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है, इसको उठाकर हम यहाँ पे ला देते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगी। और यू वाई कितनी है आपकी, यू वाई है यू साइन थीटा, है ना। तो लिखो यहाँ पर यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, सॉरी हाँ, यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू टी, है ना। इसको मैंने यहाँ उठाकर ला दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, 1/2 जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये टी और ये स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, एक टी बच गया। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ टी?
t becomes equal to 2 यहां ऊपर जाएगा 2u sin theta upon g cos alpha, and that, my dear amazing students, is the formula of time of flight for an inclined plane. And what was the normal formula? The normal formula was time of flight is equal to 2u sin theta upon g. And what is the difference, guys? The difference is only that cos alpha. समझे? यही था ना फॉर्मूला 2u sin theta upon g. देखो अभी कुछ देर पहले हमने यही किया है. देखो क्या था फॉर्मूला आपका 2u sin theta upon g. इसमें बस वो cos alpha लग गया आपका. इसी वजह से मैंने एंगल्स नहीं बदले, इसी वजह से मैंने थीटा को इंक्लाइंड थीटा को प्रोजेक्टाइल का एंगल मान लिया. थीटा को आप प्रोजेक्टाइल का एंगल अज्यूम कर लीजिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल के साथ हो या इंक्लाइंड प्लेन के साथ हो. आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फॉर्मूला उसको याद रखने में. जैसे आपने इसको उल्टा कर दिया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप थीटा अल्फा करते रहोगे और इंक्लाइंड प्लेन में थीटा अल्फा करते रहोगे. आधे तो भाई एंगल्स के कंफ्यूजन में निकल जाएंगे बात. तो क्या बन गया 2u sin theta upon g cos alpha बराबर. सुपर्ब, परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट. तो सेम फॉर्मूला निकलेगा, बस वो g का कॉम्पोनेंट आ जाएगा, है ना. g cos alpha वहां पे सिर्फ g है. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगी आपकी. तो इन वाई डायरेक्शन हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया. अब वैसे ही हमें क्या निकालना है, हाइट भी निकालनी है. तो वो भी कहां से निकालेंगे हम, वो भी हमारे y कॉम्पोनेंट का ही है वो, है ना. सो अगेन इन y डायरेक्शन. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया था, तो यहां पर भी हम तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो क्योंकि ये y की बात कर रहे हैं हम, तो y लगा देंगे vy माइनस यू वाई 2ay. s आपका h है ना. s क्या आपका sh बन जाएगा, तो s के बदले हम लिख देंगे h 2ayh. ठीक है. निकालना क्या है, h निकालना है. अब वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर करेंगे तो उसके पहले हमें यह देखना है कि सर यहां पर जो है यहां इस मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा. मैक्सिमम हाइट पे इन वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना. वी वाई यहां पर जीरो होगा, वो तो वहां पर भी हमने वही अज्यूम किया था कि वी वाई यहां पर जीरो हो जाएगी और वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगी. ये भी हमने सीखा हुआ है ना. तो क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट के बाद ऊपर नहीं जाता. क्यों नहीं जाता, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बाद उसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती, तो ऊपर कैसे जाएगा. तो फिर इसलिए वापस नीचे आ जाती है. समझे, सामने जाती रहती है लेकिन नीचे आ जाती है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी नहीं होती. ठीक है, बढ़िया. तो हमने यहाँ पर भाई वी वाई स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा. तो जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay हो गया. h निकालनी है हमें, सो h बिकम्स इक्वल टू 2ay, यहां भेज दो आप, माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay. वैल्यूज डाल दीजिए. माइनस यू वाई क्या आपका u साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2. ए वाई कितनी है, ए वाई है आपका g साइन नहीं कॉस अल्फा, है ना. ए वाई आपका है माइनस जी कॉस अल्फा. ठीक है, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है तो बचेगा क्या आपका h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा. और सर नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, क्या था आपका नॉर्मल फॉर्मूला, जरा याद दिला दीजिए. नॉर्मल फॉर्मूला था आपका, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला था आपका h का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये था आपका नॉर्मल फॉर्मूला. और क्या वेरिएशन आया भाई, 2g के सामने cos अल्फा लग गया. तो यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, cos अल्फा का. फॉर्मूलाज आर एब्सोल्युटली सेम, याद करने के लिए सबसे इजी. सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके सामने cos अल्फा लगा देना. एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल. बढ़िया ब्रो, मजा आ गया यार, मजा आ गया. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो आपको है निकालना, रेंज. और रेंज ही एक ऐसी चीज है जहां पर x कंपोनेंट आता है जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं. तो नाउ विल कंसिडर इन x डायरेक्शन. ठीक है, अब सारी बातें हमारी x डायरेक्शन पे होगी. रेंज का भी फॉर्मूला निकल जाएगा तो हो जाएगा बदले बदले. अब देखो रेंज का जो फॉर्मूला है वो निकालने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है सर, बताता हूं. ठीक है,
इन एक्स डायरेक्शन अगेन यहां पर भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेंज तो डिस्प्लेसमेंट होती है ना एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन and we are going to apply second equation of motion. तो s is equal to ut plus half at square. यहाँ पर s क्या है भाई, x डायरेक्शन में है, u x डायरेक्शन में है और a x डायरेक्शन में है. ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं तो एस एक्स क्या बन जाती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज रेंज. डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन योर एक्स एक्सिस इज रेंज. ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज है. ठीक है, रेंज है. और ux कितनी है आपकी, ux आपको पता है u cos थीटा t बन जाती है. टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला आपने निकाल दी ऑलरेडी. यहां पर ax क्या बनेगा, ax आपने लिखा हुआ है माइनस जी साइन अल्फा, लिख दीजिए यहां पर. तो -1/2 g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर. आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो. आप बेटा इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आप इस फॉर्मूला को इस पहले इक्वेशन पे भी छोड़ सकते हो. क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसा ही आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एंड फॉर्मूला आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एंड फॉर्मूला आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको थीटा और अल्फा की वैल्यू दी जाएगी सवालों में, टाइम की वैल्यू दी जाएगी. नहीं दी जाती तो आप निकाल सकते हो. आपको पता है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा है, तो थीटा अल्फा अगेन आपको पता है, वहां से भी आ जाएगी वैल्यू. तो यू कैन स्टॉप एग्जैक्टली हियर, यू डोंट हैव टू डिराइव एनीथिंग फर्दर. मैं ऐसा बोल तो दूंगा, लेकिन आप में से कम एक बच्चा तो सोचेगा ना, सर चुल तो मची होगी अंदर से, सर करवा दो ना, सर इतना कर दिया तो वो भी करवा लो. मैं करवा देता हूं आपको वो भी, है ना, वो डेरिवेशन भी आपको करवा देता हूं. बट द पॉइंट इज यू कैन स्टॉप हियर, यू कैन स्टॉप हियर. आपको इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टॉप हियर, बट स्टिल आई गो फॉरवर्ड एंड टीच यू कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है. थोड़ा सा मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री चीजें आ जाती है, बट मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, तो आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू, मैं ग्रीन में लिख रहा हूं जो आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा आपने लिखा है, u cos थीटा. t का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, t का फॉर्मूला निकाला नहीं 2u है ना, इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा निकाला आपने, है ना, -1/2 g साइन अल्फा. और ये टी स्क्वायर को एक्सपेंड करो तो सेम चीज लिखोगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, u का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है, ये हो गया. ओके, तो यहां पर इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है रेंज इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे u स्क्वायर हो गया, तो अगेन यहां पर 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा बन गया बेटा. ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ये g और ये स्क्वायर वाला g कट जाएगा, थोड़ा सा g बचेगा सिर्फ वहां पे, तो यहाँ पर बन जाएगी और ये 2 भी कट जाएगा. सो 2u स्क्वायर मतलब 2 4 से कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2u स्क्वायर हुआ. g ऊपर से कट गई, साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा आ गया. ठीक है, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर कट गया था तो g कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अब इसमें से आप g cos अल्फा g cos स्क्वायर अल्फा जो है आप इसका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालने के बाद क्या बनती है मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे. ठीक है, अरे सवाल आ गया क्या, रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं, नया पेज कर लेता हूं. ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं है उसकी. सो r विल बी इक्वल टू, हमने क्या किया, हमने इसको एलसीएम निकाला, तो एलसीएम ऊपर नीचे बन जाएगा g cos स्क्वायर अल्फा. क्या बन जाएगा बेटा, g cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और सिर्फ इसके साथ आपको cos अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा. मतलब एलसीएम निकालने के बाद यहां पर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको. कहीं पे भी ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ना ही क्लास 11th में कहीं पे भी नहीं पूछेगा आपसे. और ऊपर क्या बच गया यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा ना, साइन अच्छा साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सही तो लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा. ठीक है, नीचे का हमने कर लिया. अब यहां पर आप देखोगे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हो. सो r विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा को बाहर ले लेते हैं,
ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट में बच क्या गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया कॉस थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साइन थीटा साइन अल्फा बच गया, साइन थीटा साइन अल्फा बच गया। तो आप देख सकते हो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला हो गया है, ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, क्या होता है भाई, कॉस ए प्लस बी। तो रेंज का आपका फॉर्मूला बन जाता है 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस ए प्लस बी, सो थीटा प्लस अल्फा। ये बन जाती है आपकी रेंज की फॉर्मूला। अगेन एज आई सेड यू डोंट हैव टू रिमेंबर, डोंट हैव टू लर्न, तो यू जस्ट राइट इट यहाँ पर कि याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट हाँ अगर आप जेई मेन जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चलो याद भी रख लो तो कोई इशू नहीं, ठीक है। 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। सही गाइस, बढ़िया बढ़िया सुपर है, रेंज भी कर लिया हमने, ये आपके मैंने जिज्ञासा क्यूरियोसिटी के लिए करवा दिया, ठीक है। सो दैट इज इट पीपल, दैट इज इट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी नॉर्मल होता है इंटू कॉस अल्फा, इंक्लाइन प्लेन का होता है। h का हमने सीख लिया, नॉर्मल होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहां पर बस हो जाएगा 2g कॉस अल्फा, बस वही डिफरेंस है। फिर हमने रेंज का देखा कि रेंज को तो भाई यहीं पे रोक देते हैं, u cos थीटा t माइनस 1/2 g साइन अल्फा t स्क्वायर, वो भी आपको याद रखना है, बस ऊपर भाई ये यहां पे रोक दो ना, sx इज इक्वल टू ux t माइनस हाफ ax t स्क्वायर, वहीं पे रोक दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जहां पर भी आपको इंक्लाइन प्लेन की रेंज पूछेगा यहां से शुरू करो, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां से शुरू कर लो, कोई इशू नहीं है। परफेक्ट, सुपर, चलो बहुत बढ़िया गाइस। और अगर हाँ चुल मची हुई है थोड़ी सी तो ये याद कर लेना, इसके भी थ्रू भी सवाल हो जाते हैं, मैं वो करके दिखाऊंगा, बहुत सवाल आज में रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। चलिए बढ़िया से एक प्यारा सा सवाल कर लेते हैं, 111वां सवाल है मैं तत्व का, कितने सवाल करने मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, बढ़िया। तो क्या बोला मैं यहाँ पर, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपन इंक्लाइन प्लेन विद इनिशियल स्पीड v 20 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 30 डिग्री विद अ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन के साथ 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, v 20 मीटर पर सेकंड है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं हमारे पास। और देखो हमेशा ध्यान देना इस बात पे कि प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। अभी हमने डाउन टू टॉप किया हुआ है तो अब जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए प्रोजेक्टाइल। कभी कभी डाउन पूछा जाएगा कि टॉप से नीचे आती है, तो दोनों में फॉर्मुलाज अलग अलग है थोड़े से, ठीक है, फॉर्मुलाज भी अलग होंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको याद रख दो। प्लस माइनस में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपकी गलती क्या होगी, बट ठीक है अभी हम अब की बात करते हैं। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइंड प्लेन विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्यारा सा इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, और बोला जा रहा है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे लॉन्च कर दिया गया विद एन एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना भाई 30 डिग्रीज है, ठीक है, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ कितनी है 20 मीटर्स पर सेकंड, सो 20 u इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड ब्रो, ठीक है बेटा, परफेक्ट है। चलो ओके आगे क्या निकालना है, द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेनस। अच्छा पूछा जा रहा है कि भाई ये जब यहां पर गिरेगा तो इस पॉइंट पे जो उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी अगेन, मतलब यानी कि आपका जो ये u y है, ये जो आपका u y है वहां पर v y कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। चलो कर लेते हैं फिर। और यहां पर तो हमें फिर कोई x कॉम्पोनेंट की जरूरत है नहीं, सिर्फ y की कॉम्पोनेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये टॉप जा रहा है तो हमें ये भी बात पता है कि भाई यहां से आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन की तरफ, g cos अल्फा नेगेटिव होगी, और ये हो जाएगा आपका इस तरफ g sin अल्फा, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ पर x का ux नहीं लिख रहा, मैं uy लिख रहा हूँ क्योंकि uy से मतलब है हमें और किसी से मतलब नहीं है। साइन थीटा होती है u साइन थीटा होती है uy, ठीक है। vy निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे vy, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जब टाइम का वैल्यू जब टाइम का फॉर्मूला पता हो, जब uy पता हो, जब v निकालना हो, a भी पता हो, तो कैसे निकालते हैं हमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, उसमें v है भी नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बचता आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका v विल बी इक्वल टू u प्लस at, है ना भाई। अब इस ये आपका सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए है, तो vy uy ay t बन जाएगा। vy निकालनी है हमें, और uy क्या होती है, uy होती है u sin थीटा, और ay कितनी होती है, ay आपकी माइनस जी कॉस अल्फा है ना, इन दी वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज माइनस जी कॉस अल्फा, तो माइनस और प्लस माइनस लिख दिया मैंने, ay के बदले मैंने लिख दिया जी कॉस अल्फा।
इनटू टी कितनी है भाई साहब, टी कितनी होती है, टी का फॉर्मूला आप जानते हो ना, टी का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, है ना। तो हमने यहां पे लिख दिया 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे बहुत ही प्यारा सा cos अल्फा और cos अल्फा कट जाता है, ठीक है। ये आपका g और g भी कट जाता है, ओए होए होए होए। तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, ओए होए होए, अच्छा इंटरेस्टिंग ब्रो। तो u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा बच क्या जाता है भाई, वी वाई बच जाता है माइनस 2u माइनस यू साइन थीटा ही बच जाती है, यानी कि 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 2 होता है ना, वैसे 2 माइनस यू साइन थीटा बच गई। सो वी वाई विल बी इक्वल टू इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज माइनस यू कितनी है आपकी, u है आपकी 20 इंटू साइन थीटा कितनी है आपकी साइन 30, तो साइन 30 लिख दिया मैंने, ठीक है, साइन 30। तो वी वाई कितनी बच गई, वी वाई आपकी बच जाएगी माइनस 20 इंटू साइन 30 होती है 1/2, सो आंसर इज माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये हाँ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, आपकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए आपकी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे गिर रहा है ना, तो जब वेलोसिटी आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, नीचे के डायरेक्शन में होगी, तो आपकी वेलोसिटी आपको नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड आपकी जवाब हो गई यहाँ पर। हाँ देखो ऑप्शन में भी नहीं है नेगेटिव, हमने कर लिया, लेकिन तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड इज द परफेक्ट आंसर। बराबर गाइस, समझ में आ गया कैसे करते हैं, इजी सवाल, डन सॉर्टेड। तो ये एक ऐसा सवाल था जहां पर u का भी इस्तेमाल हो गया और t का भी इस्तेमाल हो गया, फॉर्मुलाज याद भी हो गया, चीजें कर भी ली, वी वाई निकालना भी आपको सीखने में आ गया कि वी वाई कैसे निकालते हैं। जब वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन निकालना होता है तो भाई ये फॉर्मुला अप्लाई, खत्म बात ब्रो, ठीक है, डन सॉर्टेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डेरिवेशन दोबारा सर। हाँ ये दोबारा क्यों है, क्योंकि अभी हमें करना है क्या, अभी हमें करना है फ्रॉम टॉप टू डाउन, कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर से छोड़ा जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। मैं कुछ नहीं होगा, क्यों सर कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा सर बताओ तो सही। देखो ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल अल्फा, बट ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, so this still remains x axis perpendicular y axis, ठीक है, and projectile is at an angle theta and this is u, that is u, ठीक है, and the x component becomes u cos theta same and this becomes u sin theta same, no difference at all, सुपर्ब। और यहां पर जी कहां है भाई, यहां पर आपकी जी है, ये रहा जी सीधा, ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया देखकर। तो अलोंग दी प्लेन जो जी होगी वो ऐसे होगी, और ये क्या होगी, ये होगी आपकी जी साइन अल्फा, और ये परपेंडिकुलर जो होगी वो क्या होगी, जो हमने सीखा अभी भाई, जी माइनस जी कॉस अल्फा। तो सर सेम ही तो, सब डिफरेंस क्या हुआ भाई, डिफरेंट यहां पर ये हुआ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई, जो हमने शुरुआत में ये कारनामे करके दिखाए थे, मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, दोबारा करके दिखा रहा हूं। यहां से जब यहां जाते हो तो रेंज इतनी ज्यादा होती है, फिर आप ही लोगों ने बोला था कि अगर से आप इंक्लाइन प्लेन कर दो तो आपकी रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट को पीछे तरफ खींच रहा है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्रोजेक्टाइल को ऊपर रख दिया। एक तो लेवल होती है, एक ऐसे होती है, यहां से जब ऊंचाई से मैं एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री सेम स्पीड पे भेजूंगा तो ज्यादा दूर जानी चाहिए ना। इस मामले में सबसे ज्यादा दूर जाएगी आपकी प्रोजेक्टाइल, इस मामले में सेकंड, और इस मामले में तो सबसे कम है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है सर इस मामले में, क्योंकि यहां पर आपका x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी है, उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी है। प्लेन के केस में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, टॉप टू बॉटम टू टॉप के केस में एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है x के, लेकिन यहां पर सेम डायरेक्शन में हो गई।
तो एक्सेलरेट करेगी आपकी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा, तो इससे ज्यादा दूर जाएगी। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। और इसी वजह से क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ये जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। यही डिफरेंस है आपके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप के केस में, कि कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जब हमने यहां पर सॉल्व किया, हमने बहुत ही प्यार से यहां पर देखो, ये तो वैसे भी y वाला कंपोनेंट था, माइनस लिया। अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होता तब भी आप g को माइनस जी साइन अल्फा लेते, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है आपके वेलोसिटी के। लेकिन जैसे आप यहां पर करोगे, यहां पर इसको आपको पॉजिटिव लेना है, तो मान लो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू डालते तो ये प्लस कभी भी माइनस में नहीं बदलता, प्लस का प्लस ही रहता, जवाब कुछ और आती। समझ गए बात को? करेंगे सवाल, समझ में आ जाएगा। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस गाइस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस यहां पर है, अगर मैं दोबारा एक्स वाई लिखता हूं, अगर मैं दोबारा एक्स वाई अगर यहां पर आप लोग के लिए लिख कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा सर यू एक्स क्या है आपका, यू कॉस थीटा है, आपका ए एक्स क्या है, बस माइनस नहीं है, प्लस जी साइन अल्फा है, और यहां पर वाई कितनी हो जाएगी, यू वाई सेम रहेगी, यू साइन थीटा रहेगी, और ए वाई भी सेम रहेगी, वो तो अभी भी नीचे की तरफ है, तो माइनस जी कॉस अल्फा। तो आप देखोगे आपके y के लिए कोई डिफरेंस नहीं आया, y के लिए सब कुछ सेम है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन स्टिल इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं है, एक्सेस स्टिल गोइंग टू बी रेंज। तो यहाँ पर y डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो y के बेसिस में आपने जो भी फॉर्मुलाज निकाले हैं, कौन कौन से हैं? y के बेसिस में आपने फॉर्मुलाज निकाले हैं टाइम के, हाइट के, दिस रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसमें x कॉम्पोनेंट है ही नहीं ना, रिमेन सेम। इसलिए मैंने शुरुआत से आपको ये समझाया, y कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट, मैं शुरुआत से ये बार बार इसलिए रिपीट करता जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें एक फ्लो में आ जाए आपको। तो t और h के फॉर्मुलास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मुलास फॉर t एंड h रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम। फर्क किस में पड़ेगा? रेंज में पड़ेगा, क्योंकि रेंज में x कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल होता है। एंड क्या फर्क पड़ेगा? अरे यार वही बात हो जाएगी कि अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इन x डायरेक्शन लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि सर रुक जाओ, हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अपनाना है यहाँ पर, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनाना है यहाँ पर। तो एस एक्स विल बी इक्वल टू क्या, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बोलोगे आप, है ना। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती थी। अब चलो एक और स्टेप कर लेते हैं। एक और स्टेप में आप क्या करोगे, एस एक्स आपका रेंज है, यू एक्स आपकी कितनी है, यू एक्स आपकी है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है। टी आपने लिख दिया, फिर टी का भी आप फॉर्मूला डाल सकते, कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर प्लस, पिछली बार में हमने क्या लिखा, पिछली बार आपने लिखा यहाँ पर लिखा होगा माइनस लिखा होगा, है ना। आपने इसके बाद सीधा माइनस डी साइन अल्फा लिखा था, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में था आपका जो एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस लिखा आपने। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, प्लस जी साइन अल्फा होगा। तो 1/2 प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, खत्म बात, बस यहीं पर रोक दीजिएगा, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन रेंज, माइनस विल बिकम प्लस, negative for top, sorry, negative for bottom to top, only difference, only difference, बाकी सब सेम। अब आप बोलोगे सर इसको भी क्या आगे बढ़ा के हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ भाई, सेम तरीका होगा, टी की वैल्यू डालोगे, काटोगे, कॉमन लोगे, सब करोगे, है ना। एंड में जो आपका ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, बस यहां पर ये जो फॉर्मूला, इसमें सिर्फ एक चेंज आएगी, यहां पर cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा बन जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग। तो cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos a माइनस b हो जाती है। तो रेस्ट ऑल द फॉर्मूला रिमेन सेम। तो रेंज विल बिकम 2u स्क्वायर sin थीटा बाई g cos स्क्वायर अल्फा cos a माइनस b, तो आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए एक बार बढ़िया से, अगर मैं इसका फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 2u स्क्वायर साइन थीटा क्या था, और जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैं ना स्क्वायर्स भूल जाता हूं इसलिए, ठीक है। फिर बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, दैट इज थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू वुड हैव टू रिमेंबर। कर लीजिए नोट। दैट इज इट पीपल, आज के डेरिवेशंस खत्म होते हैं, और हमने कितने प्यार से भाई 1 घंटे के अंदर दोनों डेरिवेशन खत्म कर दिए। अब इसके ऊपर एक और सवाल कर लेते हैं प्यारा सा, क्योंकि टाइम और हाइट तो आप निकाल दोगे आराम से। इससे नेक्स्ट जो सवाल है वो भी एकदम फाड़ू सा है, ये रहा आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल। इसमें देखो बहुत माइन्यूट तरीके से लिखा हुआ एक चीज, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ v फ्रॉम द
टॉप ऑफ अ प्लेन। बस यही चीज आपको ध्यान देने की भाई कहां पे टॉप और कहां पर बॉटम दिया हुआ है, ये बहुत बहुत ध्यान देना बेटा, वरना आप गलत फॉर्मूला लगा कर आ जाओगे, आपको लगेगा आपने सही सवाल किया हुआ है लेकिन फिर एंड में गलत निकलेगा। प्लीज इसको देखना जरूर कि टॉप का है बॉटम का है, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, क्या है भाई, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो यानी आप यहाँ पर आपको अल्फा दिया हुआ है, तो भाई साहब यहाँ अगर अल्फा 45 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में जो थीटा होगा वो भी तो 45 डिग्रीज ही होगा ना, है कि नहीं। बस खत्म खेल। ये u है, ये u साइन थीटा, u cos थीटा, ठीक है। इसके अलावा एक ही चीज आपको और मेंशन करनी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर रेंज पूछा हुआ है आपको, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ जाकर गिर गया, रेंज पूछा है आपसे। तो रेंज के लिए फिर आपको यहाँ पर सिर्फ एक और चीज़ चाहिए कि भाई एक्स डायरेक्शन में आपका जी भी है, और जी कितनी होगी, जी पॉजिटिव होगी, जी साइन अल्फा पॉजिटिव होगी, बस यही चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कर लीजिए सॉल्व। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम अपने प्यारे से स्पॉट कौन सा हमारा स्पॉट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्वीट स्पॉट है, ये रेंज के लिए हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हमारे पास यू एक्स इन सब की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर फिर वैल्यू डालना शुरू करेंगे। सो रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा मतलब 45, कॉस थीटा 45 है, और टाइम कितनी, टाइम का फॉर्मूला पता निकालना पड़ेगा। मैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2u साइन, है ना, 2u साइन 45 डिवाइडेड बाई g cos 45, प्लस का प्लस ही रहेगा इसमें। पिछला बार अगर बॉटम टू टॉप होता तो ये नेगेटिव हो जाता, क्योंकि फिर g नेगेटिव होती। 1/2 g साइन 45 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई g स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, ठीक है बेटा। मैंने सिर्फ वैल्यूज डाली है यहाँ पर, सब जगह 45 डाल दिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये 45 है और ये 45 कट जाती है, और कुछ कटेगा यहाँ पर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 इस 4 को काट देता है, स्क्वायर हो जाता है, g और ये स्क्वायर कट जाती है, और कुछ कटा नहीं कटा, बाकी सारे चीजें सेम है बेटा। तो यहाँ पर अभी हम cos 45 की वैल्यू डालेंगे, 45 डिग्री वाली वैल्यू डालेंगे। 2, ये 2 यहाँ लिखा, u इंटू यू स्क्वायर हो गया, साइन 45, और ये जो g है इस g को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको अलग लिखते हैं। साइन 45 यानी कि साइन 45 होती है 1/√2, तो इंटू 1/√2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आप देखोगे 2u स्क्वायर और g बाहर आ जाएगी, 2u स्क्वायर बाई जी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। साइन 45 क्या होती है बेटा, साइन 45 होती है 1/√2 अगेन, इंटू साइन स्क्वायर 45 यानी कि साइन 45 होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 बन जाएगी, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 45, अगेन वही बात होगी, कॉस स्क्वायर 45 होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करो तो 1/2 बन जाएगी। अब देखो ये 1/2 कट जाएगा ना, 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये बचा आपका 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2g प्लस 2u स्क्वायर डिवाइड बाई √2g, सेम चीज बची है, ठीक है। तो ये √2 को काटेगा तो √2 बचेगा, √2 को काटेगा तो √2 बचेगा, तो आपके पास √2u स्क्वायर बाई जी प्लस √2u स्क्वायर बाई जी है, दैट इज बेसिकली मीनिंग 2√2u स्क्वायर बाई जी। ये बच गया आपके पास फाइनल वैल्यू, ये लिखा हुआ है 2√2u स्क्वायर, हाँ ये वाला है ऑप्शन डी, 2√2u स्क्वायर बाई जी, बराबर। प्यारा सवाल, दोनों रेंजेस के मैंने आपको डिफिकल्ट सवाल करा ली। अब अगर आप सोचते हो सर जो रेंज का फाइनल फॉर्मूला था उससे भी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर आप रेंज का फाइनल फॉर्मूला याद रखते हो तो उससे क्या होगा, रेंज का जो फाइनल फॉर्मूला मैंने निकाला ये वाला जो आपने देखा यहाँ पर क्या था भाई, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है आपका, वो एक बार लगा के देखते हैं कि सर यहाँ पर वैल्यू निकलती है कि नहीं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं याद रख के करता हूँ, कष्ट से मैंने याद कर लिया तो उसको कोई फायदा होगा क्या, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ बेटा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। सो r विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन 45 डिवाइडेड बाई आपका क्या था g cos स्क्वायर अल्फा, तो g cos स्क्वायर 45 इंटू कॉस a माइनस बी है ना, a माइनस बी है, तो a कितना है भाई 45, थीटा इज 45 माइनस अल्फा इज ऑल्सो 45, बहुत बढ़िया, यहाँ पर होगी चीजें खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे
यहाँ पर क्या होगा 2u² आपके पास है, 2u² आपके पास है, साइन 45 कॉस स्क्वायर 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1/√2, नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होगा, उसका स्क्वायर हो जाए तो 1/2 हो गया, इनटू कॉस 45 माइनस 45, 45 माइनस 45 इज 0, तो कॉस 0 इज 1, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, ये हो जाएगा आपका प्यारा सा 2 अगर ऊपर जाता है ना, 2 अगर ऊपर चला जाता है तो हो जाएगा 4, और √2 से कटेगा नहीं, हाँ ठीक है, एक ही बात है ना, तो √2 इसको काटेगा तो बन जाएगा √2, ये 2 ऊपर गया तो बच गया 2√2, तो 2√2u²/g, सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2√2u²/g सेम वैल्यू मिलेगी आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला से मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला करने का याद करने का कष्ट करते हो तो फिर आपको इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, फिर यहां सारी जगहों पर जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं वो मिस्टेक्स आपकी नहीं होगी, सीधा वहां पर आप सीधा कर सकते हो क्योंकि आपने स्टेप स्किप कर दिया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका वक्त बचेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे नीट और जेई में, बोर्ड्स के लिए आप नहीं भी याद रखे तो चलता है, ठीक है, बढ़िया गाइस। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे, सो वेल डन टू एवरीबॉडी। बट जाने से पहले एक बार समराइज कर लेंगे आज हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा और क्या क्या हमें याद रखनी है, क्या याद नहीं रखनी है, तो एक बार सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो वेल डन टू एवरीबॉडी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। और मैं आपको फॉर्मूला लिखवाने से पहले ये बताना चाहता हूँ, सारे फॉर्मूला लिखवाने के पहले, ये जो सारे अमेजिंग सवाल जो हम करते हैं हर सेशन बेटा, ये हमारे तत्व किताब से आते हैं। तत्व किताब सबसे बेहतरीन किताब है। मैं आपको एक बार जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ कि इस किताब में मिलता क्या क्या आपको, है ना, क्योंकि नाउ एट दिस पॉइंट सबसे बेस्ट किताब है इस पूरी दुनिया में, मेरे को लगता है कि भाई तत्व ही है। तो एक बार सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारे तत्व किताब के बारे में जान लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा 11th और 12th दोनों ग्रेड का, 11th एंड 12th दोनों ग्रेड का आपका तत्व किताब है यहाँ पर। तो आप लोग सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो लिंक है आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो सिर्फ 11th का सिर्फ 12th का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा 11 12 दो लेना, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यू गेट द एंटायर थियोरी, टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर, सारे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट वीडियो से मिलते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस कहां से मिलेंगे बताऊंगा मैं आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस विद पीवाईक्यूज और एक्सरसाइजेस बाय डिफरेंट लेवल पे, वो भी बताऊंगा, एंड 20,000 प्लस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस, 20,000 प्लस प्रॉब्लम्स। और ये हमारा लेटेस्ट 2024 का एडिशन है, इस साल का 25 किताबें मिलेंगी आपको 11 12 मिलाकर, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स के लिए। तो लुक इनटू दिस कि यहाँ पर मिलने क्या वाला है, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो ना, आपको यहीं पे बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो दिख जाता है, इस वीडियो को देखिए प्यार से, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये वीडियो है तत्व किताब का, तो इसमें देखना बहुत मजा आएगा। तो लेट्स सी हाउ टू यूज तत्व प्रैक्टिस बुक, उसमें मिलता क्या क्या है। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जैसे आपके सामने वीडियो खुल जाती है, आजा भाई, आजा जल्दी, आएगा आएगा ठीक है। तो आपका ये प्यारा सा कलरफुल किताब होता है, एक तो भाई देखने में मजा आता है, एनसीईआरटी देख के तो हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी देख के तो हम बोर हो जाते हैं, भाई साहब इतना लोड, इतना काहे लोड हो रहा है, हाँ ठीक है, फिर लोड होगा, अरे बबुआ छोटे में देख लेते हैं इसको, है ना, छोटे में देख लेते हैं। तो जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होता है वो टॉपिक बाय टॉपिक होता है। आप देखो पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें लिखी हुई हैं विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स। ऐसा नहीं कि भाई आप देखकर आप बोर हो जाओगे, एनसीईआरटी नहीं है और सबका फ्लो बराबर है, फ्लो अच्छी है, एनसीईआरटी का फ्लो बहुत खराब है, यहाँ पर फ्लो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप क्या करते हो भाई, टॉपिक पढ़ने के लिए आप क्या करोगे कि आपने टॉपिक पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा, और पढ़ने के बाद भी चीज़ समझ नहीं आती है, टेक्स्ट के बाद फिर पढ़ने के बाद भी चीज़ समझ नहीं आती है, ठीक है, आपने पूरा पढ़ने की कोशिश करी, समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, इसी क्या कहते हैं, इसी पेज के हर एक पेज के कॉर्नर में, ठीक है, हर एक पेज के कॉर्नर में, कहाँ गया भाई साहब, हाँ प्ले हो जा, ठीक है, हर एक पेज के कॉर्नर में आपको दिखेगा एक क्यूआर कोड लिखा हुआ है। इस क्यूआर कोड को आप जैसे स्कैन करते हो ना, इस क्यूआर कोड को आप जैसे स्कैन करते हो, वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी वीडियोस हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं। तो सिर्फ बेटा ये किताब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वीडियो से भरा हुआ है। क्या है, ये कॉन्सेप्ट वीडियो से भरा हुआ है एकदम बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, यहां पर आप देखोगे आपका क्यूआर कोड स्कैन किया आपने स्कैन किया, तो आपके सामने सारे वीडियोस आ गए, एंड टू एंड सारे वीडियोस उस टॉपिक के आपको आ गए। वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर आपको वहां से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ये सिर्फ किताब नहीं है, बुक्स है, मतलब किताब नहीं सिर्फ वीडियोस भी हैं इसमें, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे 3 वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1 होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आप प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 आता है जहां पर आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं। यहां पर आप देखोगे पीवाईक्यूज आपको दिखेंगे, तो अचीवर सेक्शन आ गई, सीधा आपको दिखाते हैं हम आपको, और थोड़ा पीछे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। अरे भाई साहब आज तो नेट ने वाट लगा दी भाई। ठीक है, सेकंड आपका होता है पीवाईक्यू सेशन, जहां पर भाई बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर आपको थोड़ा सा बोर हो गया तो फिर ये रहा आपके सामने पीवाईक्यूज। उसके बाद फिर आप तीसरे जाओगे अचीवर सेक्शन में, जहां पर भाई पीवाईक्यूज के भी ऊपर लेवल का होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अब ये सारी चीजों को आप देखोगे कि भाई पीवाईक्यूज भी आ गया, 2024 से लेकर 2004 तक के आपके पास सारे पीवाईक्यूज होंगे टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। फिर एंड में इसके सारे के सारे आंसर कीज भी होंगे और एक और क्यूआर कोड होगा जहां पर आप जिसके थ्रू इसके आंसर सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। बेस्ट किताब है यार, बेस्ट किताब है, बॉटनी, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए, मतलब मैं तो होल हार्टेडली रेफर करता हूं। तो बेस्ट बात यह है कि जैसे आपने कर लिया, जैसे आपने देख लिया ये सब, तो आप देखोगे सर 25 किताबों का जो प्राइस है वो आता है 3777, बट डोंट वरी, जैसे आपने चूज कर लिया ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कलर चाहिए, आपने फिर बाय इट नाउ पे क्लिक कर दिया, और बाय इट नाउ क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास ऑप्शन जाएगी कूपन कोड का, और मेरा कूपन कोड आप लगा हुआ है AK प्रो, नहीं लगा हो तो आप लगा देना AK प्रो और सीधा आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 3399 रुपए में 11-12 दोनों किताब आपको मिल जाएगी, 25 किताबें। हाँ, अब आपको लगता है कि सर मेरे पास 11th का ऑलरेडी है, या तो फिर मुझे सिर्फ 12th का चाहिए, 11th का मैंने ऑलरेडी बुक्स खरीद लिए थे, तो फिर आप यहां पर नीट पे क्लिक करना, नीट जो ऊपर यहां पे लिखी हुई है नीट पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहां पर वेदांत तत्व का ऑप्शन होगा, तत्व पे क्लिक करिए। यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे कि भाई नीट का से मुझे 12th का चाहिए, नीट 12 किताब होते हैं, नीट के से 11th के चाहिए, तो जो भी आपको किताब चाहिए आपने 12th का क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर सेम कूपन कोड, ये सिर्फ 1899 पर है, यहां पर भी आप सेम बाइट नाउ पे क्लिक करके मेरा सेम कूपन कोड लगा देना AK प्रो, आपको अगेन 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया, मजा आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर फेवरेट फॉर्मूला शीट, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल टाइम T, हाइट H and range R, ठीक है। नॉर्मल एंड टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल भाई, नॉर्मल फॉर्मूला है आपका बहुत ही प्यारा सा, क्या है 2u sin थीटा बाई जी, और यहां पर क्या होगा, सेम होगा 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा, सेम चीज यहां पर, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट, हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सेम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। रेंज, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, सेम हियर। बॉटम टू टॉप रेंज सेम है नहीं ना, r की वैल्यू अलग है, क्या वैल्यू है आपकी 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा, बॉटम टू टॉप। और जब टॉप टू बॉटम जाएगा तो एक सारे फॉर्मूला चाहिए सेम होंगे, 2u स्क्वायर, सारी चीजें सेम होंगी, क्या डिफरेंट होगा, बस इनसाइड माइनस आ जाएगा ना, g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। हो गया, डन, सॉर्टेड। चलो भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसका आप एक फोटो ले लीजिए जल्दी से, ले ले ओके चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। आज हमने रिवाइज कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइन ये कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, बहुत बहुत फोड़ दिया, फॉर्मुला शीट भी कर लिया। बस आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, मेरे लिए एक बहुत छोटा सा काम करना है, इन सारे फॉर्मुलाज को रट देना है, और रटने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर रट लिया हमने, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, आते रहना, पीस।